स्टार टीवी में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व लोकसभा स्पीकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे बलराम जाखड़ का बुधवार सुबह देहांत हो गया। बलराम जाखड़ पंजाब विधानसभा में पूर्व विरोधी पक्ष नेता सुनील जाखड़ के पिता थे। बताया जा रहा है कि बलराम जाखड़ पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने नई दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें कि बलराम दास जाखड़ का जन्म 23 अगस्त 1923 को तत्कालीन पंजाब में फाजिल्का जिले के पंचकोसी गांव में हुआ था। वे जाखड़ वंश के जाट परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम चौधरी राजाराम जाखड़ और मां का नाम पातू देवी जाखड़ था। बलराम जाखड़ ने 1945 में फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से संस्कृत में डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू और पंजाबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। साल 1972 में विधानसभा में चयनित होने के साथ बलराम जाखड़ के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1977 में दोबारा जीत दर्ज करने के बाद उन्हें नेता विपक्ष का पद मिला। फिरोजपुर संसदीय क्षेत्र से साल 1980 में 7वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बलराम जाखड़ को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। अगली बार 8वीं लोकसभा चुनाव में भी वे सीकर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या के दोषी करार किए गए स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह को निर्दोष साबित करने के लिए पाकिस्तान की एक अदालत बुधवार से मामले की सुनवाई करेगी। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के करीब 85 साल बाद पाकिस्तान की एक अदालत याचिका के आधार पर इस मामले की सुनवाई शुरू कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इजाजुल एहसन ने न्यायमूर्ति खालिद महमूद की अध्यक्षता में एक खंडपीठ बनाई है जो मामले पर सुनवाई करेगी। इस याचिका पर अंतिम सुनवाई मई 2013 में न्यायमूर्ति शुजात अली खान ने की थी। उन्होंने इस मामले को एक बड़े पीठ को सौंपने के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था। 17 दिसंबर 1928 को हुई इस घटना की सुनवाई के लिए भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने नवंबर में लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कुरैशी ने कहा था कि भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अखंड भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि अविभाजित भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले भगत सिंह को खुद पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने भी श्रद्धांजलि दी थी। वे हमारी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के कारण 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 14 मार्च को होने वाले पर्यावरण की रक्षा के लिए इकोसिक पर्यावरण दिवस में इस बार का फोकस ऑर्गेनिक लंगर पर रहेगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पिछले 6 साल से अंतर्राष्ट्रीय इको दिवस मना रही इकोसिक संस्था ने इस बात का ऐलान चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इकोसिक के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजविंद्र सिंह ने बताया कि हम सभी से अपील करते हैं कि वातावरण और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां और अनाज का प्रयोग करें और इसकी शुरुआत गुरुद्वारों के लंगर से करें। अब गुरुद्वारों में लंगर में ऑर्गेनिक सब्जियां और मसाले और अनाज से बना लंगर ही बांटा जाएगा। हमारी बात पिछले साल शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी से हो चुकी है और उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर सहित 35 गुरुद्वारों में ऑर्गेनिक लंगर तैयार भी करवाना शुरू कर दिया है। पर हम चाहते हैं कि विश्व के तमाम गुरुद्वारों में ऑर्गेनिक सब्जियां, मसाले और अनाज से बना लंगर तैयार किया जाए, जिससे रोज लाखों लोग लंगर छकते हैं, जिसमें एक मिसाल कायम होगी और लोगों की सेहत भी केमिकल युक्त सब्जियां खाकर खराब नहीं होगी। हालांकि उन्होंने माना कि इस राह पर क्रियात्मक रूप में काफी कठिनाई आएगी, पर शुरुआत हो जाने के बाद सभी कठिनाइयों के हल निकल आते हैं। जरूरत है तो सिर्फ लोगों को जागरूक करने की। इको सिख ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ अपील कर रहे हैं सारे सिख जगत ਨੂੰ, जिन्ने भी गुरुद्वारे ने दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ, खास करके पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन साडा एस्टीमेट है कि 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬੇਸਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ का ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮਸਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਅਦਰਕ ਹੈ, ਲਸਣ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਗਰੋਨ ਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 14 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। पंचकुला में हरियाणा में एड्स जागरूकता के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के दर्जनों संचालकों ने बिलों के भुगतान की मांग को लेकर स्थानीय एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कार्यक्रम में हंगामा किया। एनजीओ संचालक दिन भर यहां प्रोजेक्ट निदेशक तथा अन्य अधिकारियों से उलझते नजर आए। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के करीब 52 एनजीओ के कामकाज पर रोक लगा दी है। इन एनजीओ का हरियाणा सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2014-15 के बिलों का भुगतान बकाया पड़ा है। हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सतीश अग्रवाल को, जो कि किस डिपार्टमेंट में? हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी जी। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें पिछले 18 महीनों से पैसा नहीं दिया गया और हम लोग अपने पैसे की मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं कि हमें हमारा पैसा दे दिया जाए। क्या डिपार्टमेंट ने आपको हायर किया था? जी, डिपार्टमेंट का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, सैंक्शन लेटर है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, सब कुछ है, बट उसके बावजूद हम लोगों को पिछले 18 महीने से 14-15 और 15-16 का पैसा नहीं दिया गया, जबकि पैसा ऊपर से आया हुआ है। नेको से पैसा हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी में आया हुआ, बट पीडी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर सतीश अग्रवाल को कि वो पैसा नहीं रिलीज कर रहे हैं। और हम लोग उनसे बहुत बार मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और अपनी मांगे उनको बता चुके हैं और बोल चुके हैं कि प्लीज़ आप हमारा पैसा रिलीज कर दीजिए ताकि ये प्रोग्राम जो है स्मूथली चल सके, क्योंकि बिना पैसे के ये प्रोग्राम स्मूथली नहीं चल सकता। जो टोटल ग्रांट इन एड है उसमें से 80% पैसा ऐसा है जो कि सैलरी बेस्ड है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने आज पंचकूला में कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि रही मनरेगा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किस मनरेगा योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। आज भाजपा सरकार उसका नाम बदलने की कोशिश कर रही है और जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इस योजना का लाभ सब तक नहीं पहुंच पा रहा। जितना लाभ लोगों को इस योजना का मिलना चाहिए था वो अब नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार किसानों, मजदूरों और गाँवों के खिलाफ है, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ आईएससीसी के सचिव व हरियाणा की सह प्रभारी आशा कुमारी, कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी और प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप सोनी भी मंच पर मौजूद रहे। हमारे यहाँ लाठीचार्ज है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी भारी संख्या में मात्रा में पुलिस बल इकट्ठा है। जो एक खट्टर सरकार की नाकामी है उसको छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये जो काम किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, जो मनरेगा के लिए एक सिंपल जो सद्भावना का एक ज्ञापन देने जा रहे थे, आज पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। तो एक खट्टर सरकार की घमंड जो ये है, जो हरियाणा प्रदेश में आप देखना पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। पंजाब विधानसभा के बजट सेशन को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में बैठकों का दौर जारी है। जानकारी देते हुए सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी ने बताया
कि विधानसभा के बजट सेशन को लेकर जहां कांग्रेस के सभी विधायक सदन में लगने वाले अपने सवालों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, वहीं आज की बैठक में पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और हैदराबाद में दलित छात्र मृत्यु सहित कई दिवंगत आत्माओं को लेकर शोक प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं मनरेगा के 10 वर्ष पूरे होने पर पूर्व की कांग्रेस सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं कांग्रेसी नेता जगमीत बराड़ द्वारा खडूर साहिब चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ दिए गए बयानों के बारे में पूछे गए सवालों से चन्नी सिंह चन्नी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि जगमीत बराड़ के दिए गए बयानों पर पीसीसी अपना निर्णय लेगी, जबकि उनका काम केवल सीएलपी को देखना है। का सेशन आ रहा है तो हम एमएलए जो हैं उनकी जैसे जैसे यहाँ विधानसभा में मीटिंग्स होती हैं, जितने उस दिन एमएलए आते हैं हम यहाँ बैठकर विचार वटांदरा करते हैं आने वाले सेशन के लिए। तो आज जिन एमएलए की यहाँ विधानसभा की कमेटीज़ में मीटिंग थी, हमने उनके साथ बातचीत की है और ट्यूसडे को मीटिंग्स होती हैं और फ्राइडे को होती हैं। दोनों दिन हम अलग अलग उनसे मिलते हैं, तो आज भी उसी संबंध में मिले हैं। तो क्या क्या मेन एजेंडा है? ऐसा है, एक तो हमने जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है उस पर एक कंडोलेंस मैसेज दिया है, और दूसरा जो हैदराबाद में लड़के ने सुसाइड किया है उसके बारे में अफसोस प्रकट किया गया है। हमारे जो पनामा में लड़के मरे हैं उनके लिए हुआ है, और फिर हरनामदास जौहर जी हमारे एक्स मिनिस्टर की देहांत हो गया है। जगत मित्र सोनी जी जो सोनी साहब के पिताजी हैं उनका हुआ है। एक निर्मल रामपाल जी हमारे एक सेक्रेटरी थे कमेटी के, उनका। तो ये सभी के लिए हमने शोकमाता डाला है। उसके अलावा जो भीम टैंक जी जिनका मर्डर कर दिया गया है, और जितने किसानों ने सुसाइड किया है पंजाब में, और खेत मजदूरों ने, और जो यूथ सरकार की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए सारे एमएलएज ने आज अफसोस प्रकट किया है। तो ये हमारा एक था। दूसरा, आज मनरेगा का 10 साल कंप्लीट हुए, जो बहुत ही अच्छी हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो एक स्कीम दी थी, उसके आज 10 साल पूरे हुए हैं। उस पर सभी मेंबरों ने धन्यवाद किया है कांग्रेस गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी का, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम, एक टैक्स बनाकर हमें दी, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लेकिन साथ ही पंजाब में जो बीजेपी अकाली दल की सरकार है, ये मनरेगा को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर रही। आज लोगों की मनरेगा की पेमेंट नहीं हो रही, मनरेगा के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, और सरकार एक नेगेटिव अप्रोच के साथ इस स्कीम को लेकर आगे बढ़ रही है। इसका हम खंडन करते हैं और सख्त लफ्ज़ों में इसका विरोध करते हैं, और हम चाहते हैं कि मनरेगा जो स्कीम है, जो लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा उनको 100 डेज़ का रोज़गार देने के लिए बनी है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए और इन ट्रू स्पिरिट बढ़ाना चाहिए। मोहाली में डीजल ऑटो यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी है। डीजल ऑटो को चंडीगढ़ में बंद किए जाने के फैसले के विरोध में चालकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मोहाली में सीटीयू की बसें भी रोकी गई, जिसके चलते सवारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीजल ऑटो चालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें चंडीगढ़ में ऑटो चलाने की अनुमति नहीं दी जाती, उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ऑटो चालकों की मांग है कि चंडीगढ़ प्रशासन सीटीयू की भी डीजल बसें बंद करे, सीएनजी बसें चलाई जाएं, या उनके डीजल ऑटो को भी चंडीगढ़ में चलाने की अनुमति दी जाए। चेयरमैन कमलाकांत द्विवेदी जी, अपनी जो डिमांड ये है कि जिस तरीके से सीटीयू एक दूसरे स्टेट में आ जा रही है, ठीक इसी तरीके से ऑटो रिक्शा इसी हिसाब से इनको परमिट मिलना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। और जब प्रशासन जिस टाइम अपना सीएनजी कर लेगा, उस टाइम हम सीएनजी में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमेशा अगर जिस तरीके से साल 2 साल में कभी एलपीजी ले लो, कभी ये ले लो, कभी ये ले लो, जब हमारी गाड़ी का 15 साल का एग्रीमेंट है, इसकी लाइफ 15 साल है, कोई 2 साल की हुई, कोई 3 साल की हुई, तो उसके पहले कैसे हम गाड़ी हटा दें। ट्राई सिटी ऑटो यूनियन वालों आज इत्थे प्रदर्शन किया गया। इन्हां दे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वालों इन्हां दे ऑटो जिहड़े डीजल वाले ऑटो जिहड़े वो बैन कर दिते हैं, इस करके इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ। पंजाब के सभी 10 नगर निगमों के महापौरों ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से उनके आवास पर बैठक की। पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ मेयर्स की इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री के सामने सभी मेयरों ने पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए अमृतसर के मेयर बख्शी राम अरोड़ा ने बताया कि पंजाब के सभी मेयर्स ने आज नगर निगमों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसमें सभी महापौरों ने नगर निगम की स्ट्रीट लाइट्स के लिए लगाने वाले कमर्शियल रेट्स हटाकर रेजिडेंशियल रेट्स पर बिजली मुहैया करवाने का उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल से आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मंगवाकर इस पर विचार करने का भी आश्वासन दिया। वहीं नगर निगम को ग्रांट देने सहित मेयर्स को गाड़ी के लिए रेड लाइट और 74 अमेंडमेंट्स के मुद्दे भी मेयर्स ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखे, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों को जल्द ग्रांट जारी करने सहित उनकी सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। ऐसा है कि हमारे जो मेयर्स हैं पंजाब के, काफ़ी देर से ये हम मिलना चाहते थे डिप्टी सीएम से। इससे पहले अपनी मांगों को लेकर हम सीएम से भी मिले थे। सीएम साहब ने वो सभी मांगे जो अपना मोस्टली शहरों के भले के लिए ही हैं, वो जो ग्रांट के लिए हैं, उस मसलों को हमने वहाँ उठाया। विशेष रूप से सभी कॉरपोरेशनें जो हैं वो फ्री जो है स्ट्रीट लाइट देती है, लेकिन जो हमें बिजली बोर्ड है चार्ज कर रहा है वो कमर्शियल रेट चार्ज कर रहा है। सबसे बड़ी हमारी मांग ये थी कि वो रेट जो है वो कमर्शियल उठाकर अव्वल तो हमें फ्री दिया जाए, और ट्यूबवेल वगैरह को जो हम वाटर सारा फ्री देते हैं तो हमें बिजली का बिल क्यों लगता है, नहीं तो कम से कम रेजिडेंशियल जो है ना वो लगना चाहिए। वो उन्होंने मतलब अपना प्लस माइनस करके उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है भाई, उसमें उसको इफेक्ट होता है बिजली बोर्ड को, लेकिन कॉरपोरेशन को भी हम किसी ढंग से भी कंपनसेट करें, ये उन्होंने हमारी मांग मतलब मानी है। दूसरा जो है पहले भी न्यूज़ आ चुकी है भी वो रेड लाइट का था, तो वो भी उन्होंने मान लिया हुआ है, तो वो भी जो है मेयर्स को मतलब मिल जाएगी। और तीसरा जो है 74 अमेंडमेंट्स है, जिसमें कि नगर निगमों को म्यूनिसिपल कमेटीज़ को थर्ड गवर्नमेंट माना गया है, उनकी अपनी पावर्स निश्चित की गई हैं, उनका पीरियड निश्चित किया गया है, स्टेट को उनके मामले में ज़्यादा इंटरफियर करने से रोका गया है, वो लेकिन लागू नहीं हो रहा था। वो सारी चीज़ें जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड हैं सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, उनके ध्यान में लाए हैं कि वो लॉ के मुताबिक हम, क्योंकि वो कोर्ट के ज़रिए भी हम लागू नहीं करवा सकते। हो सकता है हम कोर्ट में जाएं 1 मिनट में वो सब चीज़ हो जाए, क्योंकि सरकार हमारी अपनी है, हम ही इसी सरकार के मतलब मेयर्स हैं, चाहे बीजेपी के हैं चाहे अकाली दल के हैं। तो जैसे मैं अपना अमृतसर का मेयर हूँ, तो मैं बीजेपी से संबंधित हूँ, तो सभी लोग जो हैं वो किसी न किसी मतलब पाइवल पार्टी के ही हैं, तो उसके कारण उन्होंने वो भी बात हमारी मानी है। तो इस ढंग से और भी मतलब कुछ है, हाँ फंड जो हैं, जो हमारा एक्साइज का पैसा रुका हुआ है 400 करोड़ से ज़्यादा, 422 करोड़, वो उन्होंने इमीडिएट बोला है कि 25% करके हम सारा पैसा जो है वो रिलीज कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने सुबह की 3 बार यात्रा कर सकते हैं। मोदी 10 फरवरी को शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने लखनऊ और 22 फरवरी को अपने वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रविदास जयंती समारोह में शिरकत करने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को रुहेलखंड इलाके में संभवत बरेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की जाने वाली मेगा किसान रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले मतदाताओं को लुभाने के लिए 24 फरवरी को आयोजित होने वाले राजा सुहेलदेव राजभर समारोह में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह शिरकत कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के
संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल अजीज को यहां चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया। अब्दुल अजीज पर तेलंगाना के हैदराबाद में आतंकवादी हरकतों के लिए मामले दर्ज हैं। उस पर युवाओं को गुमराह कर लश्कर में भर्ती करने का भी आरोप है। तेलंगाना पुलिस की मदद से कल देर शाम एटीएस ने अजीज को घर दबोचा और रात में ही इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। एटीएस ने तेलंगाना के पुलिस के साथ अब्दुल अजीज से लंबी पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक अजीज सऊदी अरब से है, युवाओं को गुमराह कर लश्कर में भर्ती करता है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वह पाकिस्तान के कराची में भी रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अजीज ने स्वीकार किया है कि उसने भारत में कई आतंकवादी घटनाओं में भी उसका हाथ है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की सेहत में सुधार होने के बाद पीजीआई से बुधवार को उन्हें छुट्टी मिल गई। आपको बता दें कि छाती में दर्द होने के कारण मुख्यमंत्री को 10 दिन पहले पीजीआई में भर्ती कराया गया था। अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका हाल जानने पीजीआई आए थे और बीते दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत की कामना की थी। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को फोन करके उनसे वीजा आवेदन दाखिल करने का अनुरोध किया है और उन्हें समय पर वीजा जारी किए जाने का आश्वासन दिया है, लेकिन खेर ने इस पेशकश को विनम्रता से ठुकरा दिया। खेर ने आज ट्वीट करके बताया कि उन्हें बासित की टेलीफोन कॉल आई थी और उन्हें कराची जाने के लिए वीजा देने की पेशकश की गई है। उन्होंने इस पर बासित का आभार जताते हुए कहा कि बासित, आपकी फोन कॉल और वीजा की पेशकश के लिए आपका शुक्रिया। मैं इसकी सराहना करता हूं। बदकिस्मती से मैंने अब वे तारीखें किसी और को दे दी हैं। इससे पहले बासित ने यहां एक टीवी चैनल में कहा कि खेर एक महान कलाकार हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए उनके बयान का खंडन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि खेर का कोई वीजा आवेदन नहीं आया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वीजा जारी करने की प्रक्रिया है। वीजा आवेदन मिलने के बाद दिया जाता है, न कि मेजबान देश के निमंत्रण पत्र के आधार पर। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि खेर के कार्यालय से उनके वीजा का आवेदन दाखिल किया जाए। आपको बता दें कि पद्म विभूषण से नवाजे गए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को कराची साहित्य उत्सव में भाग लेने के लिए 5 फरवरी को एक 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में जाना था, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल के 17 अन्य सदस्यों को वीजा दे दिया गया। खेर ने जब सार्वजनिक रूप से अपना शोक जाहिर किया तो पाकिस्तान उच्चायोग ने वीजा आवेदन नहीं मिलने की बात कही, जिसे खेर ने इस संबंध में मीडिया के करीब 100 पृष्ठों का वीजा आवेदन जारी करके असत्य करार कर दिया। लिटरेरी फेस्टिवल से एक खत आया था कि वो चाहते हैं कि मैं उनके लिट फेस्टिवल में भाग लूं, क्योंकि मेरी किताब जो हे हाउस ने पब्लिश की थी, अशोक चोपड़ा जी उसके पब्लिशर थे, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसके तहत जिसका जो कि बेस्ट सेलर बनी, वो 11 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, 18 उसके संस्करण आ चुके हैं। तो मुझे मेरे पब्लिशर अशोक चोपड़ा जी ने कहा कि पाकिस्तान में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में आपको इनवाइट किया जा रहा है और आप ज़रूर चलिए। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मेरी शूटिंग शेड्यूल मैंने चेंज किया, मुझे विदेश जाना था, फिर मैंने कहा नहीं, मैं चेंज करके जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाऊँगा। और इस दौरान पाकिस्तान फिल्म एंड टेलीविज़न जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने मुझे खत लिखा कि आप हमारे साथ डिनर करिए। मैंने 6 तारीख की शाम को उनको भी डेट दे दी थी। वहाँ का एक बड़ा पॉपुलर टेलीविज़न चैनल है, उनको 1 घंटे का मैंने टाइम स्लॉट भी दिया था और मेरे पोस्टर वगैरह सब छप गए थे, वो तो उनकी वेबसाइट पर है। पिछले 15 दिन से ये सारे मेरे वीज़ा के पेपर्स रेडी हैं। पिछले 15 दिन से ये कुछ 200 पेज का डॉक्यूमेंट अशोक जी के पास पड़ा था, वो वेट कर रहे थे कि कब उनको पाकिस्तान हाई कमीशन से आएगा ये सारे वीज़ा के पेपर, ये मेरा बैंक स्टेटमेंट्स, जो भी उनको चाहिए। ये कोई कम से कम 100 पेज के डॉक्यूमेंट है। कि 100 पेज के डॉक्यूमेंट तो मैं आज नहीं बना सकता। सो माई पॉइंट इज दैट आई एम नॉट एंग्री विद एनीबडी, आई एम हर्ट, आई एम अपसेट, and I am somewhere feeling, wanting to know the reason that out of 18 people, why only me has been singled out not to give. There is no logical reason that is coming in my mind
that why this visa has been denied to me, and this has happened the third time. When I heard that Pakistan High Commission had said that मैंने अप्लाई ही नहीं किया, तो उनके उस झूठ को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी था। पानी जीवन का एक महत्वपूर्ण चीज है। विकास के इस दौर में कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जो मूल सुविधाओं से वंचित है। ऐसा ही गांव है राजौरी के कालाकोट का दुपरी गांव। लोगों को 15 दिनों में एक बार पीने का पानी नसीब होता है। लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं कि पानी की किल्लत है, बल्कि PHE विभाग लापरवाह है। विभाग के कारण ही लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पंच के अनुसार डगवेल में पानी है, लेकिन कर्मी कभी बाल्व खराब होने और कभी चोरी होने का आरोप लगाकर पानी की सप्लाई नहीं देते। अब गर्मियां शुरू होने वाली हैं और अगर यही पानी का हाल रहा तो लोगों को प्यासे मरने तक की नौबत भी आ सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के मसले पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं। जम्मू में आयोजित बैठक में उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन बरकरार रखते हुए प्रदेश में सरकार बनाने के मसले पर राय मांगी। आपको बता दें कि आज दोपहर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए महबूबा मुफ्ती अपने पत्ते खोल देंगे।